किसकी मदद कर रहे हैं शरद पवार? देखिए, हम जो भी कोई जानता है, शरद पवार की राजनीति सदैव कारपोरेट को साधने की रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब वो कृषि मंत्री थे तो आपको याद होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कानून नरेंद्र मोदी लेके आए, जिसको लेके बार बार प्रचार भी किया जाता रहा है तमाम सारे कांग्रेस विरोधियों द्वारा, तो उस समय भी शरद पवार ने उसे लाने की कोशिश की थी। लेकिन ये अच्छा है कि तत्कालीन कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी समेत तमाम सारे लोगों ने इसका विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि ये नहीं ला सके थे। तो इससे आप ये समझिए, क्योंकि यदि आप एडीआर की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा जो ये कारपोरेट फंडिंग होती है किन दलों को होती है, यदि आप ये देखेंगे तो कांग्रेस से ज्यादा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को होती है, कांग्रेस से ज्यादा टीएमसी को होती है, कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी को। तो इस तरह की स्थितियां हैं और भी है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरीके से उनकी जो फंडिंग है और सारी चीजें हैं वो कहां से चलती हैं। इसलिए उसके प्रति एक बयान देना, बोलना या कुछ करना, उनको वफादारी दिखाना, ये कहीं ना कहीं जरूरी बन जाता है उनके लिए, क्योंकि भविष्य में उन्हें उससे बेनिफिट लेना है, चुनाव में भी फायदे लेने हैं और चीजें लेनी है, तो वो वफादारी उन्हें दिखानी पड़ेगी। तो शायद ये उसका एक हिस्सा था। दूसरी चीज ये है कि इससे मैं नहीं समझता हूं कि विपक्षी एकता पर कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि अंततः चुनाव तो जनता के बीच में लड़ा जाता है। और एक और चीज महाराष्ट्र के लोग बता देंगे कि महाराष्ट्र में कोई शरद पवार को बहुत विश्वसनीय चेहरा नहीं माना जाता है। यदि उन्होंने महाअघाड़ी की सरकार बनवाई तो ये उनकी मजबूरी थी, कांग्रेस की मजबूरी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बन सकती थी, इसलिए कांग्रेस को साथ लाया गया। यदि बन सकती होती तो वो कांग्रेस को नहीं लाते। तो यह भी जान लीजिए, इसलिए यह सारी चीजें सामने है। फिर राष्ट्रीय परिदृश्य में यदि लड़ना है तो आपको किसी एक पाले में खड़ा होना होगा, या तो आप कांग्रेस के साथ खड़े होइए या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होइए। अब जब आप स्टेट में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ना है और सारी चीजें लड़ना है, तो उस स्थिति में आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो जहां आप हैं वहां आधे हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ में वह वोटर बहुत है जो वोटर भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जहां वो जा सकते हैं वो जाते हैं। देखिए, वो नागालैंड में गए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिस्सेदार बन गए। इसके बाद में इसी तरीके से तमाम जगह पे तमाम चीजें, उनकी नीतियां होती हैं। उनके अपने भतीजे हैं, उनको बचाने के लिए किस तरीके से क्या क्या स्वांग रचे गए, क्या हुआ, हम सब ने देखा है। तो वो सब चीजें हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि शरद पवार की ये मजबूरी थी इस तरह का बयान देने के लिए, वो उन्होंने दिया। अब वो अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब स्थितियों से फायदा किसे हो रहा है? फायदा अंततः कांग्रेस को हो रहा है। यह संदेश जा रहा है कि वास्तव में यदि कोई लड़ सकता है, लड़ रहा है, जो न अदानी से डर रहा है, न मोदी से डर रहा है, न उनकी ईडी से डर रहा है, न सीबीआई से डर रहा है, तो वो कौन? तो राहुल गांधी है। तो यह एक बड़ा संदेश जाता है, और यह जा रहा है कि वो आदमी रुक नहीं रहा है, चाहे साथी साथ रहे या न रहे, कोई नाराज हो या न हो, वो अपनी बात पे टिके रहे। सावरकर की बात रही तो सावरकर पे वो भारत जोड़ो यात्रा में भी बोलते रहे और अब तक बोलते रहे, वो उससे डिगे नहीं, और जब जब मौका आएगा फिर बोलेंगे। ठीक है, वो थोड़ी देर का क्लैश दिखाया जाएगा, वो भी अपनी, भाई देखिए उनकी भी मजबूरी है क्षेत्रीय, वो अपने ढंग से चलेंगे, तो वो सारी चीजें आती जाती रहेंगी। लेकिन वास्तविकता यही है कि यह बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपको इस तरीके से, तो राहुल गांधी ने तो लकीर खींच दी, जिसमें जो क्षमता हो वो कर ले, वो तो सबको एक्सपोज कर रहे हैं। और जैसा अभी आपने उनके पजल का दिखा करके बताया, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बताएंगे, किस आधार पे? यदि वो अदालत चले जाते हैं, डिफेमेशन एक करके तो देखें, उनकी वहां पूरी तरीके से कपड़े उतर जाएंगे। क्यों उतर जाएंगे? क्योंकि उस समय वो सारी चीजें आएंगी, उनपे भी चर्चा होगी, और
बोफोर्स पे बात करके क्या करेंगे? क्या कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें क्लीन चिट दी गई और कहा गया कि नहीं, कोई रोल नहीं था और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 250 करोड़ रुपया खर्च करके 64 करोड़ की दलाली लेने के आरोप पे को प्रूव करने के लिए सीबीआई ने 250 करोड़ खर्च किए। इसके अलावा अदर्स प्रोसेस में जो खर्च हुए वो अलग है। तो इतना रुपया खर्च करने के बाद आपने क्या बताया कि साहब वो निर्दोष है। 2G स्कैम पे क्या बोलेंगे कि अदालत ने लिखा है कि 10 दिन हमने स्पेशल जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आप कोई एविडेंस ले आइए, हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि केस की सारी सुनवाई के बाद में नहीं किया जाता है। एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल किया, उसके बावजूद आप कोई सबूत नहीं दे सके। कोयला स्कैम में आप क्या कहेंगे कि आप एक बार भी कांग्रेस के किसी नेता को कटघरे में नहीं खड़ा कर सके, और ये सारे जजमेंट नरेंद्र मोदी सरकार में हुए, इनकी बहस और सुनवाई नरेंद्र मोदी सरकार में हुई है। इसके बाद में दिल्ली में जो आप कहा करते थे कॉमनवेल्थ आज तक कहां है? तो कमोबेश रेल गेट सारे मामले में सुनवाई हुई और सब में कांग्रेस को क्लीन चिट मिली है इन्हीं के शासनकाल में। और कॉमनवेल्थ का तो बताऊं, कॉमनवेल्थ के दौरान जो उस समय लोक निर्माण के प्रमुख सचिव थे के शर्मा, उन्हें नरेंद्र मोदी ने खासकर दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाया और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी बनाया, और उसके बाद में जब वो रिटायर हो गए तो उन्हें ले जाके जम्मू कश्मीर में पहले एडवाइजर बनाया, उसका गवर्नर का, एलजी का जो उस समय गवर्नर था, गवर्नर का, और फिर उसके बाद में वहां पर उन्हें मुख्य चुनाव अधिकारी, चुनाव आयुक्त बनाया है राज्य का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप किस चीज को कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जब सामने आती हैं तो आता है कि यदि भ्रष्टाचार हुआ था तो इसका मतलब है सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने इन सारे भ्रष्टाचारियों को बचा दिया। और यदि नहीं है तो फिर आप माफी मांगिए। तो उनके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास कहने के लिए आप बताइए किस बात पे कहेंगे? नेशनल हेराल्ड जो पंडित नेहरू का ही खड़ा किया हुआ अखबार था और उसमें 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं है, 1 रुपए का संपत्ति ट्रांसफर नहीं है, और उस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग आपने कर तो लिया। 5 दिन राहुल गांधी से 55 घंटे पूछताछ कर ली, सोनिया जी से कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके पहले आप ही उस केस में क्लीन चिट दे चुके थे, सारी चीजें सामने। अब आप क्या कहेंगे? और यदि है तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं मुझे जेल में डाल दो, मैं तो नहीं परवाह कर रहा हूं। तो यह इस बात का सबूत है कि भ्रष्ट कौन है और कौन पूंजी से पोषित है। राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया वो किसी के विरोधी नहीं है, वो पूंजीपतियों के भी विरोधी नहीं है, लेकिन मोनोपोली के खिलाफ है, वो उस क्रोनी कैपिटल के खिलाफ है जो दूसरों का हक मारता है, गरीबों का हक मारता है, लूट करता है। तो वो इस लूट के खिलाफ है, ना कि किसी के खिलाफ है। वो सबको समान हक देने के पक्ष में। वो एक पंडित नेहरू के उस समाजवाद के पोषक है जो कहता था कि अमीर से लो और गरीब को दो। उसको वो मानते हैं और उसको लेके उन्होंने 2019 में अपना विजन क्लियर किया न्याय योजना के जरिए। और यह इस बात का सबूत है। यह चीजें जो नहीं समझ में आ रही वो इन लोगों को नहीं समझ में आ रही है जो सिर्फ पूंजी के लिए जी रहे हैं। राहुल गांधी ने तो कोई पूंजी नहीं बनाई, और आज फिर वही सामने है कि राहुल गांधी के पास तो अपना कोई घर नहीं था, आज मां के घर में जाके रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि वो स्थितियां सारी स्पष्ट है, सब कुछ सामने है, क्रिस्टल की तरह से क्लियर है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को लड़ने से डरने की कोई वो फिक्र नहीं है। और यदि किसी वो भ्रष्टाचार के मामले में होते तो नरेंद्र मोदी सरकार उनको तुरंत सजा करवाती। आप देखिए सजा उस पिटी ऑफेंस में हुई है, उस असंज्ञेय अपराध में हुई है जो अपराध असल में उन पे बनता ही नहीं। तो यह बात साबित करता है कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है
इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। जी